नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स जो अब आपका अगला टारगेट है, क्योंकि सबसे निकटतम टारगेट वही है। 17 मार्च को पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा पहले से ही निर्धारित है और आप लोग अभी तक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी के बाद मैक्सिमम लोग जो है 85-90% लोग जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं वो पीसीएस का भी एग्ज़ाम देते ही देते हैं, क्योंकि दोनों के जो है सामान्य अध्ययन के पेपर में कोई भी अंतर नहीं है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर अभी आरओ को लेकर जो है विवाद चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच हमको सब तैयारी करनी है, पीसीएस को भी देखना है, पीसीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो एक महीने में हम लोग अपनी परीक्षा को एक अंतिम तैयारी के रूप में किस तरह से दे सकते हैं, उस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन आप लोग चाहते थे। तो आज का जो है ये वीडियो इसी बात पर फोकस्ड है कि ये जो अंतिम एक महीने का समय है, 30-31 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है पीसीएस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें आपको अब लास्ट के एक महीने में क्या विशेषकर पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या आपका मुख्य फोकस होना चाहिए, ये सभी जो है बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग स्ट्रेटजी के वीडियो हमारे बहुत सारे देखते आए हैं। तो लगभग सारी बातें वही हैं, बस पीसीएस पर जो है कुछ खास बातें जो जुड़ जाती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि पीसीएस में दो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़ का होता है, पेपर 2 जो है उसको हम लोग सीसैट के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न अलग अलग जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, संप्रेषण कौशल, इन सब से मिलाकर 100 प्रश्न आते हैं। 33 प्रश्न करने रहते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और प्रीलिम्स में विशुद्ध सामान्य अध्ययन पूछा जाता है और वही सामान्य अध्ययन पूछा जाता है जो आप लोगों ने आरओ के लिए तैयारी की है और लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं में जो है एक स्टैंडर्ड जो सामान्य अध्ययन है उसका जो है उसमें पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है, जिन लोगों ने आरओ का पेपर दिया है, तो आरओ के पेपर में जो ट्रेंड है वही ट्रेंड पिछले आरओ के पेपर में था, लगभग मिलता जुलता, जो 2021 वाला था। पीसीएस का अगर हम 2023, 2020, 21, 22, 23, 4-5 साल का अगर हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो जब से आयोग ने अपना ट्रेंड बदला है, यानी लोक सेवा आयोग यूपीएससी के तर्ज पर बढ़ने का जब से आयोग ने प्रयास किया है, तो हालांकि वो स्तर आयोग ने नहीं जो है लिया है। अभी भी सारा अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो फैक्ट आधारित है, लेकिन उसको टफ बनाने के लिए एक प्रश्न में कई सारे फैक्ट डाल के एक साथ पूछा जा रहा है। उसका अगर एक रिसेंट उदाहरण हम देखें, जो आरओ 2023 का भी एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी विवादों में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो केवल 140 में 22 प्रश्न कथन कारण वाले थे। हो सकता है एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो, मैंने सरसरी जो है उससे निगाह से इसको नोट किया है। 22 प्रश्न उसमें कथन कारण के थे। सूची ए और सूची बी का सुमेलन करने वाले 18 प्रश्न थे। 2 कथन जिनमें दिए थे और उनमें नीचे ऑप्शन इस तरह से थे, दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, दूसरा सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, इस तरह वाले लगभग 18 प्रश्न थे। उस 40 प्रश्न थे। सूची मिलान वाले 18 थे और क्रम को व्यवस्थित करना, कालक्रम को व्यवस्थित करना, इस तरह के जो है 10 प्रश्न थे। सीधा सीधा जो है जो वन लाइनर फॉर्म में पूछा जाने वाला प्रश्न था वो मात्र 8 था। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग आपसे क्या चाहता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% ऐसा ही रिपीटिशन आपके पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में होगा, लेकिन चूंकि आयोग एक ही है और क्वेश्चन पेपर भी एक ही जैसे लोग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो समीक्षा अधिकारी में पैटर्न फॉलो हुआ है उस पैटर्न का आपको असर आपको पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में भी 17 मार्च को देखने को मिलेगा। और इसी के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है, परीक्षा कक्ष में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको फैक्ट आते हैं, आपने खूब तैयारी की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी की है, लेकिन परीक्षा कक्ष में कैसे अपना टाइम मैनेज किया जाए, क्योंकि आरओ देने के बाद जो है सभी ने ये बताया
कि 10 से 5 क्वेश्चन उनके समयाभाव में निकल गए। जब आप सोच लीजिए 22 प्रश्न कथन कारण वाले होंगे और 2 कथन वाले जो है 40 प्रश्न होंगे, तो निश्चित रूप से आपको सोचने समझने एक डिसीजन तक पहुंचने में समय लगेगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ी चीज़ है, और आप कितना जागरूक होकर उस प्रश्न को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ क्या है। आपको ध्यान होगा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, दो पिक्चरों के नाम दिए गए थे कि क्रमशः इनको इतने इतने अवार्ड जो है दिए गए हैं, और उसमें एग्जैक्ट क्या था, उसमें उल्टा दिया गया था 5 और 6, और उत्तर होना चाहिए था 6 और 5, इस तरह का जो है प्रश्न था जो है। तो अब आप देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि नेशनल फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इस तरह के अवार्ड्स को हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। इसी तरफ जो है अगर यूपी स्पेशल में आइए, चरकुला नृत्य जो है आपने पढ़ा कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, पूछा गया था कि अवध क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य में एग्जैक्ट होता क्या है, महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, सर पे क्या रखते हैं, ये आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि आपको ये दूसरे कथन के रूप में मिलेगा। तीसरा इंस्टांस लेते हैं, 4 जो है दर्शनीय स्थल दिए थे। चारों दर्शनीय स्थल में जो फतेहपुर वाला 52 इमली शहीद स्मारक जो था, जो लोग स्थानीय हैं वो जानते हैं, बाकी बाहर के लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको नहीं जानते, क्योंकि किताबों में भी इसका जिक्र नहीं है। जो लोगों ने कभी यूपी को बहुत डीपली पढ़ा होगा, क्योंकि नॉर्मल सोर्सेज में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप वहाँ पर एक जो है प्रश्न का स्तर देखिए कि उसमें जो है चारों जोड़ों में से अगर आपको नहीं पता होता 52 इमली शहीद स्मारक कहाँ पर है, तो आपका ये प्रश्न गलत होना ही होना था। इसी तरह से जो सुमेलन वाले क्वेश्चन थे, जिनमें सूची 1 और सूची 2 दिए हुए थे, अब उसमें भी क्या था, ऑप्शंस इतने क्लोज रखे गए थे कि अगर आपको 3 सही पता है तभी आप जो है उत्तर सही दे सकते हैं। अगर आपको 2 पता है तो आपको तीसरा और चौथा गेस करना ही पड़ेगा, और ये लेवल जानबूझ के इसीलिए बनाया गया था कि आप जो है मजबूर होके जो है आप गेस करें। तो कुल मिलाकर प्रश्न अब जो हैं वो धीरे धीरे एनालिटिकल अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी पढ़ना है आपको, जो भी पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, पहली चीज़ सोर्सेज का जो चुनाव होना चाहिए आपका, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स को हम लोग कहते हैं, करंट अफेयर्स जो है आरओ में अभी जो है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको हमेशा बताया है कि कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन वन लाइनर नहीं था। करंट अफेयर्स में ऐसे ऑप्शन दिए थे जहां पर आपको एक से ज़्यादा फैक्ट उसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी सीधा सीधा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से नहीं आया था। आपको 2-2, 3-3, 4-4 तथ्य अगर आप उसको उस क्वेश्चन को हल करने के लिए पता थे, तभी आप उसको हल कर पाते। ऐसी जो है स्थिति उसमें पेपर में आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा डेप्थ में भी अब एक्सप्लोर करना होगा। आप कोई ऐसी मैगजीन वार्षिकांक ले आते हैं जिसमें वन लाइनर दिए हुए हैं, केवल वन लाइनर जो है रट कर जाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ रहे हैं तो किन फिल्मों को मिला है ये महत्वपूर्ण तो है ही है, कितने कितने पुरस्कार मिले हैं, किस श्रेणी में किसको क्या मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो भी आप फैक्ट पढ़िए उसको लगातार ये समझ के पढ़िए कि हमको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अगर करंट अफेयर्स की बात करें, पीसीएस में भी ये मान के चलिए, चूंकि पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर में, तो 25 क्वेश्चन से नीचे करंट अफेयर्स के नहीं पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। इसलिए आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिटेलिंग अपने जो है पढ़ने में बढ़ा दीजिए। डिटेल के साथ में पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाएगी। केवल वन लाइनर के सहारे अगर आप जाएंगे, वन लाइनर के भरोसे जाएंगे, तो आपको जो है निश्चित रूप से असुविधा होने वाली है। अब प्रश्न उठता है, जैसे आरओ का हम अगर एग्जाम्पल लें तो
बहुत पीछे से प्रश्न नहीं आए थे। जो सबसे पुराना प्रश्न भी पूछा गया था करंट अफेयर्स में, वो 7-8 महीने की रेंज के अंदर का ही था। तो आप यही अनुमान लगा लीजिए कि आपका 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अधिकतम आप 25 फरवरी तक, या अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं कि कुछ छूटना नहीं छूटना चाहिए, चलिए पूरा फरवरी कवर कर लीजिए अपना मन रखने के लिए। तो आप मैक्सिमम जो है फरवरी के एंड तक पूरा पढ़ लीजिए। और कहाँ से पढ़ना है? पिछला 6 महीना बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके पहले का पिछला 6 महीना बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके पीछे का 2 से 3 महीने को बहुत ही नॉर्मल तरीके से केवल वहाँ से उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ना है जो रिवाइज नहीं हुए। मान लीजिए कोई इंडेक्स था जो अभी तक बदला नहीं है, इसी प्रकार कोई और रिपोर्ट थी, कोई सूचकांक था, या कोई जो है फसल का डेटा था, या जो है कृषि उत्पादन का डेटा है, भंडारण का डेटा है, खनिज से संबंधित डेटा है। देखिए मैंने जो खनिज और कृषि आपको पढ़ाई थी, 3 क्वेश्चन जो है उससे 4 क्वेश्चन इस पेपर में ही देखने को मिल गए थे, और अभी डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ, आप उन्हीं वीडियोस को देख सकते हैं। पीसीएस में सबसे ज़्यादा अब क्या आएगा? पीसीएस में पूरी आर्थिक समीक्षा, हालांकि आर्थिक समीक्षा गवर्नमेंट ने अलग से जारी नहीं की है, उसको बजट के अंदर ही बताया है, क्योंकि ये बजट भी अंतरिम है, तो बजट को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। तो ये पूरा अंतरिम बजट, उसमें जितने भी नई चीज़ें सरकार ने इंट्रोड्यूस की हैं अंतरिम बजट में जो है एक तरह से, और जो भी आर्थिकी के आंकड़े उसमें दिए गए हैं, ग्रोथ के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेमेशन के आंकड़े, राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। जब भी बजट के बाद तुरंत कोई एग्ज़ाम 3 से 4 महीने में होता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको बजट से, आर्थिक समीक्षा से वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी खनिज भंडारण, खनिज उत्पादन और बाकी कृषिगत उत्पादन जो मैंने पढ़ाया था अभी भी वो वाइबल है, उसमें कोई भी चेंज जो है अभी तक नहीं हुआ है, ना कोई नया डेटा अभी आया है। नया डेटा आना भी होगा तो ये मार्च ख़त्म होने के बाद आएगा, तो आपका जो है 17 मार्च को ही एग्ज़ाम है, तो वो उसके लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो ये है कि प्रश्नों की जो देखिए उत्तर प्रदेश से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, यूपी जीके भी पूछा जा रहा है, और यूपी जीके को थोड़ा सा जो है डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी आपको 52 इमली शहीद स्मारक वाला एग्जाम्पल दिया, तो प्रश्नों को थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत है, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें अनछुई हैं, यानी जिनको ज़्यादातर जो है किताबों में नहीं छापा जाता है, ये नहीं जाता है, तो उनको ज़रूर आप कवर करिए। मैप पर भी यूपी के ध्यान दीजिए, मैप पर बेस्ड क्वेश्चन, साथ में यूपी में जो भी रीसेंट घटनाक्रम हुआ है, करंट अफेयर्स यूपी का अभी आपको रिसेंटली सब कुछ पढ़ाया गया है। नेक्स्ट मंथ का जो है वो जल्दी ही चैनल पे आने वाला है। इसके अलावा बजट से रिलेटेड जो भी आर्थिक समीक्षा का उसमें पार्ट है वो सब हम जो है चैनल पे कवर कराएंगे। उसके अलावा शिवम सर रिवीजन सीरीज जो है, सुप्रिया मैम करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज, और प्रशांत सर, सभी लोग जो है आपको पीसीएस के लिए अब नियमित रूप से वीडियोस देंगे, जिससे आपका जो ये आखिरी का 30-31 दिन का समय है ये बेहतर तरीके से रिवीजन हो पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आरओ के पेपर में प्रभावी नहीं दिखे। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं, अगर हम रिलेट करें तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट हो रहे थे, और 20 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भगवत गीता मानकर जो है नहीं रटना है, नहीं पढ़ना है। आप जो है उसको एक सहायक सामग्री की तरह दे। कुछ लोग क्या कहते हैं, पूछते भी हैं कमेंट में कि सर अगर मैं घटना चक्र तैयार कर लूं और करंट अफेयर्स तैयार कर लूं तो क्या प्री निकल जाएगा? देखिए ये एक समय था जब घटना चक्र पूरी कोई पढ़ लेता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार कर लेता था, अच्छे से करंट तैयार कर लेता था, तो प्रीलिम्स भर का जो है उसको मटेरियल कंटेंट मिल जाता था, प्रीलिम्स निकल जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं रह गई हैं। अब केवल आप प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं जा सकते। प्रीवियस ईयर क्या है,
आपको ट्रेंड बताता है कि हमको किस ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे आप देखेंगे बीज, प्रमाणित बीज से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है, मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, और जहां पर कोई रिसेंट घटनाक्रम हुआ होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आरओ के एग्जाम, आरओ वाले पेपर को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्योग्राफी में चीजें जो है रिसेंट से जो है कवर की गई हैं। सेंसस और सामाजिक आर्थिक विकास से 5 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। यूपी से 9-10 क्वेश्चन आए हैं, 2-3 करंट अफेयर्स के भी जो है यूपी के उसमें पूछ लिए गए हैं। साइंस एंड टेक का अगर आप पार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे साइंस एंड टेक का जो है जो लेवल था वो इंटरमीडिएट वाला था, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में ठीक नॉलेज होनी चाहिए, इस लेवल का जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइंस जब पढ़िए तो उसको भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ने का प्रयास करिए, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में विटामिन से क्वेश्चन आने ही आना है, हर साल आता है। तो कुछ ट्रेंड को समझिए कि, और जो है घटनाओं का कालक्रम। फिर इसके अलावा देखिए आप एंशिएंट हिस्ट्री से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आए, मिडिवल से उससे भी उतने ही आए। सारा जो क्वेश्चन था वो मॉडर्न इंडिया और प्लस जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से था। और इस तरह से अगर हम हिस्ट्री को देखें जो है तो लगभग कल्चर को अगर मिला लें साथ में, संस्कृति वाले पोर्शन को भी मिला लें, आर्ट एंड कल्चर को भी हिस्ट्री में अगर जोड़ लें तो लगभग 26 क्वेश्चन सब कुल मिलाकर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आए थे। तो पीसीएस में भी इसी तरह का ट्रेंड। इसी तरह से अगर ज्योग्राफी में हम देखें तो ज्योग्राफी में मैपिंग सहित लगभग 28-29 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी भी जो है एक बड़ा पोर्शन है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और खासकर मैप बेस्ड प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मैपिंग के माध्यम से कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़िए, इंडिया पढ़िए, चाहे यूरोप पढ़िए या कोई भी देश पढ़िए, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसमें कौन सी नदी है, फिर उसकी सीमाएं क्या हैं, क्या वो स्थल रुद्ध देश है या कोई सागर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए काला सागर आपने पढ़ा तो काला सागर के चारों तरफ जो है कौन कौन से देश हैं, कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, रेड सी की तरफ चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। तो मैप से जब आप डायरेक्ट स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छप आएंगी। फिर द्वीपों का क्रम, मान लीजिए अफ्रीका है तो ऊपर से नीचे नदियों का क्रम, झीलों का क्रम, तो ये सब चीज़ें मैप बेस्ड हैं, इनको अच्छे से आपको इसमें करना होगा। इसके अलावा अगर हम और महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो पीसीएस में इन्वायरमेंट का बहुत रोल रहता है। आप अगर देखेंगे तो आरओ के पेपर में इन्वायरमेंट उतनी प्रमुखता से नहीं पूछा गया है, लेकिन आप वहीं पर पीसीएस देखेंगे तो पीसीएस में आपको 6-7 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी देखने को मिलेंगे। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लीजिएगा, और उसके अलावा जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उस सोर्स को जो है अच्छे से खंगाल लीजिएगा। खासकर जो है जैसे रामसर साइट्स हैं जो भी इस समय चर्चा में है, अगर रामसर साइट्स बड़े हैं, जीआई टैगिंग के बारे में, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जो है नए फैक्ट्स आए हैं जो करंट से भी रिलेट हो रहे हैं, उनको अच्छे से जो है देख लीजिएगा। दूसरी तरफ जो है अगर चलते हैं तो पॉलिटी से अच्छे खासे 9-10-12 क्वेश्चन जो है फिर इसमें पूछे ही जाएंगे, तो ये भी एक है। साइंस से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन साइंस में समस्या ये है कि थोड़ा सा लेवल उनका बढ़ा के पूछा जा रहा है, इसलिए साइंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने के साथ में ही किसी स्टैंडर्ड बुक से जो है आपको उसका रिवीजन करना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन ही सब कुछ है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। अब जो भी समय आपके सामने बचा है 30-31 दिन का, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसमें कर पाएंगे, लेकिन आप नियमित तौर पर हर दूसरे दिन एक टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे आप एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट संभाल सकें। टाइम मैनेजमेंट ही सारा मायने रखता है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं उस समय जितना भी आपने पढ़ा होता है उसको कम समय में रिकॉल कर पाना और अच्छे से रिकॉल कर पाना और पूरी जो है संवेदनशीलता से, पूरी जागरूकता से प्रश्न को पढ़ के समझ के उसका उत्तर दे पाना, ये जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और टाइम मैनेजमेंट एक ही चीज़ से सुधर सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है
टेस्ट सीरीज का अभ्यास करिए। आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है, जिनकी भी टेस्ट सीरीज है, खूब टेस्ट सीरीज लगाइए, उसको व्याख्या सहित हल करिए, पढ़िए। जिन लोगों ने आरओ के समय हमारी जो है टेस्ट सीरीज ली थी, जो प्रिंटेड फॉर्म में आई थी, अगर आपने ली है तो उसको बार बार जो है उसका भी अभ्यास करिए। उसका लेवल आरओ और पीसीएस दोनों के ही ध्यान में रख के बनाया गया था। और जो लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन का लेवल टफ है उस बुक में, तो उनको जो है जब आपने 11 फरवरी को पेपर दिया होगा तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि हम जो कुछ भी मटेरियल दिए थे, जो कुछ भी हम लोगों ने तैयार किया था, सब आयोग के ट्रेंड के अनुसार था और वो ट्रेंड फॉलो होता भी आपको दिखा है। आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि उसमें से काफ़ी सारा कंटेंट आएगा। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है। फिर इसमें एक और जो है महत्वपूर्ण पहलू होता है पीसीएस में, जो इसका सेकंड जो है पेपर है, जिसको हम सीसैट के नाम से जानते हैं। और विश्वास मानिए 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनका पहला पेपर तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन सीसैट में वो डिसक्वालीफाई हो जाने के कारण आगे जो है नहीं जा पाते हैं। और ये हर साल होता है, इसलिए क्योंकि वो पता नहीं क्यों सीसैट को अपनी पढ़ाई का हिस्सा नहीं समझते। सीसैट को वो मजाक समझते हैं। सीसैट को समझते हैं अरे ठीक है 33 क्वेश्चन करने हैं 100 में, हम कर लेंगे। लेकिन वो समय अलग था जब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी सीसैट में। आज समय अलग है। आज आपको जो है, आप अगर हम सीसैट का एक जनरल ब्रेकअप देखें, क्योंकि कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, 23 से 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होते हैं जो आपकी पकड़ में होते हैं, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। आरओ की तैयारी करने वाले भी उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे हल कर लेते हैं। इंग्लिश के लगभग 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें। संप्रेषण कौशल 20 से 25 तक क्वेश्चन भरे रहते हैं और रीजनिंग और मैथ को मिला के 20 से 25 क्वेश्चन तक भरे रहते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये संरचना होती है। अब आप इसमें अगर हिंदी में एक्सपर्ट हैं तो मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन हिंदी में ठीक कर लिया। इंग्लिश में चूंकि गद्यांश वाला एक होता है क्वेश्चन, तो जिसको इंग्लिश कम भी आती है तो गद्यांश वाले क्वेश्चन पे जो 5 क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ के जो है अनसीन पैसेज पर उसको हल कर लेता है, तो वो उसके ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा संप्रेषण वाला ऐसा होता है कि अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप उसको छू तक नहीं पाएंगे, ये हालत होती है। क्योंकि उसके क्वेश्चन अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेंगे और इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मीडियम की भी समस्या होती है। इसलिए आपको संप्रेषण वाले की तैयारी, या यूं कहें कि सारे की तैयारी करनी चाहिए। जब से सीसैट की व्यवस्था हमारे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में लागू हुई है, तब से जितने भी प्रश्न पत्र आज तक पूछे गए हैं, जितने भी सालों में, सबका जो है व्याख्या सहित हल की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए, उसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि जो संप्रेषण कौशल वाले प्रश्न हैं वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही निकल कर बार बार सर्कुलेट होकर आपके सामने आते हैं। तो अगर आपने उसमें जितने भी सालों के पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, किताबों में है ही हैं, ई दृष्टि पर है, घटना चक्र में, कई सारे प्रकाशन ने निकाल रखा है, तो आप उसको अच्छे से उससे कर लीजिए। हिंदी को भी वहीं से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर मतलब 10 साल, 8-10 साल का अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट का ईमानदारी से सॉल्व कर लेते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं, तैयार करने का मतलब होता है उसकी व्याख्या भी आप याद कर लेते हैं, तो आप इस लेवल पर जरूर पहुंच जाएंगे कि आप सीसैट की वजह से प्री में नहीं फंसेंगे। सीसैट निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो सीसैट को बिल्कुल हल्के में ना ले। अगर आपने अभी तक भी उसकी तैयारी नहीं की, उसको पढ़ा नहीं है, केवल सामान्य अध्ययन के पीछे भाग रहे हैं, तो सीसैट को भी थोड़ा सा जो है सीरियसली ले। सीसैट ने बहुत लोगों की कहानी बिगाड़ी है। और निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सीसैट की वजह से कितने लोग जो है पहले डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और जो लोग पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं इस बार, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि वो इस बार पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं। क्योंकि अब उसके आधार पे ही हम लोग जो है आगे पीसीएस के लिए कुछ कार्यक्रम सोच रहे हैं कि पीसीएस का जो है अच्छे से जितना भी हम लोगों से इस समय संभव है आपका रिवीजन भी करा दिया जाए। सीसैट में ही रीजनिंग मैथ भी खूब प्रमुखता से पूछी जाती, 20 से 25 क्वेश्चन उसके भी होते हैं और सभी लेवल के प्रश्न होते हैं। इसलिए आपका जो भी सेफ जोन हो, मान लीजिए आपका
रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ अच्छा तो मैथ को भी कर लीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिए। उनका जो है विशेष महत्व है और उसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन रिपीट होके भी मिल सकता है। सीसैट में क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, जो लोग लगातार परीक्षा दे रहे हैं वो जानते हैं। भले ही हूबहू क्वेश्चन ना आए लेकिन उन्हीं का फॉर्मेट बदल बदल के वैसे ही क्वेश्चन जो है प्रायः पूछे गए हैं। अब फिर से हम सामान्य अध्ययन पे आते हैं। तो सामान्य अध्ययन में 5 चीजें जो आप अभी कर सकते हैं। पहली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक क्विक रिवीजन कर डालिए, जिसमें आपका सीसैट भी शामिल है। अपने 1 महीने का जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं अपना रिवीजन का, उसमें इसको शामिल रखिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको केवल प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं जाना है। अगर आप ऐसा सोच के बैठे थे तो ये आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर को पढ़ना है, उसकी व्याख्या को पढ़ना है, और जरूरी नहीं कि आप लोक सेवा आयोग के सारे प्रश्न पढ़ डालिए। आप पीसीएस के ही पिछले 8-10 साल के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, उतना आपके लिए भी पर्याप्त है। दूसरी चीज जो है, रोज 1-1 दिन का अंतराल करके, मतलब हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, अभी समय है चूंकि 1 महीने का, आप एक फुल टेस्ट प्री का मतलब जीएस का और एक सीसैट का, इसको लगाइए। चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हल कर डालिए। आप अपना समय चेक करिए, वैसे आपके पास किसी न किसी प्रकाशन की, किसी न किसी संस्था की टेस्ट सीरीज होगी ही होगी, नहीं है तो ले लीजिए, बिल्कुल रिकमेंडेड है। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये जो टाइम मैनेजमेंट हमारा है एग्जामिनेशन हॉल में, वो हमारा नहीं सुधरने वाला है। और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में दूसरों से आगे ले जाती है। अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पहले ही रेस से बाहर हो गए। हालांकि आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने ही नहीं, लेकिन पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ने तो हैं। अब उसमें से आपको 120 आते हैं, 125 आते हैं, 130 आते हैं, उतना आपको हल करना है। और कहीं ना कहीं आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि 90-95 के ऊपर का जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो हमारा सेफ जोन है। हमको हर हालत में 95 के ऊपर अगर हम पहुंच जाते हैं तो बहुत सुरक्षित रहेंगे हम। लेकिन ये आफ्टर निगेटिव मार्किंग की है, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर्स संकट मोचक का कार्य करेंगे इस समय। करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, लगा लीजिए खूब बढ़िया से। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, कोई सूचकांक पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल ये नहीं कि भारत की स्थिति आपने याद कर ली कि भारत का क्रम क्या है, उसमें पहला क्रम अंतिम क्रम भी याद करिए, किस संस्था द्वारा उसको जारी किया गया है। अगर उसका कोई ध्येय वाक्य है, उसकी कोई थीम है तो उसको भी जो है याद करिए। इसी तरह से अगर कोई जो है सम्मेलन कहीं पर आयोजित हुआ है तो उसकी थीम क्या थी, कि उसका उद्घाटन किसने किया था, जो है ये भी याद रखिए। जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था आरओ में कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित पहला सेज कौन सा था। तो कितना जो है गजब का ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जो है इसको देखकर। हालांकि मैंने पढ़ाया भी है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन आयोग कहाँ तक सोच रहा है, आपको उसकी सोच को जो है वहाँ तक पकड़ना होगा। क्योंकि ट्रेंड अगर आप पकड़ ले गए तभी आप जो है आयोग से जो है कम्पीट कर पाएंगे, यानी आयोग की परीक्षाओं में आप सफल हो पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। बाकी 10-5 क्वेश्चन बिल्कुल अप्रत्याशित हर एग्ज़ाम में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैक्सिमम लोग हल कर पाएँ, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। और बिल्कुल ब्लाइंड रिस्क जो है कभी भी एग्ज़ाम में नहीं लिया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो उसको जो है नहीं, फिर जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, दो चीज़ें हमने बताई। तीसरी चीज़ जो है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। पहले तो मैंने प्रीवियस भी कहा, आपने जिन सोर्सेज से भी पढ़ा है, नए सोर्सेज को आप इंट्रोड्यूस मत करिए। मान लीजिए आपने कहीं के नोट्स से पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, स्वयं के नोट्स बनाए हैं, या आपने किताबों में मार्क करके पढ़ा है, कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं, उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करिए और थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी मतलब जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफी के 20-25 क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। साइंस में जो है अगर आधुनिक इतिहास और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिला लें,
तो 15-16 क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपी के 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने ही आने हैं। यूपी का अब जो है कद यूपी के पेपरों में बढ़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्तरीय क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट पर यूपी पीसीएस में फोकस बहुत अच्छा रहता है। इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का मतलब है आर्थिक समीक्षा, जितने भी आर्थिकी से रिलेटेड नए डेटाज हैं। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है आरओ के परीक्षा तक, लगभग सारी चीज़ें वैसी ही हैं, क्योंकि ना कोई क्वार्टर बदला है, अगर फाइनेंशियल क्वार्टर की बात करें, ना फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। केवल नया अगर कुछ है तो बजट है, तो उसको अभी हम पढ़ाएंगे भी, उसका जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यूपी करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है। फिर पॉलिटी है, पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखना है, उसको व्याख्या सहित देखना है। साथ में जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तो ये सब जो है कुछ 3 चीज़ें हमने बताई। फिर चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ जो है, हमको जो ये कालक्रम वाले क्वेश्चन है, जो सुमेलन वाले क्वेश्चन है, तो हमको कुछ एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें फैक्ट को क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। जैसे सारे आंदोलन हैं, मान लीजिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सारे आंदोलन हैं, तो चौरी चौरा कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, उसके प्रणेता कौन थे, फिर साइमन कमीशन कब आया था, तो एक, और उसके बाद पूना पैक्ट कब हुआ था। तो ये सब जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो इनको जो है एक क्रम में लिखिए, ईयर वाइज लिखिए, और परीक्षा से जब 2-3 दिन का समय बचेगा तो इनको जो है जरूर रिपीट कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका चौथा काम हो गया कि आपको जो अति संभावित चीज़ें हैं उनका एक शॉर्ट नोट बनाना है। रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये अंतिम रिवीजन जिसे कहते हैं, जो परीक्षा के आप 48 घंटे पहले एक सरसरी निगाह से अच्छे से देखेंगे, क्योंकि फैक्ट भूल जाते हैं निश्चित रूप से, और फैक्ट को बार बार रिवाइज करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो 5वीं बात ये है कि अब आपको जो है, जो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हैं उनमें ना उलझ कर फिर केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करना है। और अभी भी जिन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा, जैसे सीसैट है, तो सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। सीसैट को खूब ढंग से जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। पिछले 8-10 साल के जो भी पेपर अवेलेबल हों आपके बुक में, सारी प्रकाशन की बुक्स इसके लिए अवेलेबल हैं आज की डेट में, उनसे पढ़िए और सीसैट के प्रश्नों को खूब अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए उनकी। और संप्रेषण कौशल का मेरा 1-2 वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लीजिए। संप्रेषण कौशल थोड़ा सा जो लोग जो है इस विषय में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते हैं उनको कठिन लगता है। तो अब उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में या 2 महीने में कोई महारत हासिल की जा सकती है, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार रहेंगे, उनमें जो फैक्ट पूछे गए हैं वो तैयार रहेंगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 5-7 तो आप कर पाएंगे ना, बाकी 33 के पार लगाने के लिए आपके पास और भी जो है, जैसे हिंदी है तो हिंदी को आप किसी भी बुक से लेके जो है सीसैट की जितनी भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अगर आप जो है इन सब 1 महीने की जो अपनी स्ट्रेटजी है लास्ट, इन सब चीज़ों को अगर उसमें फॉलो करते हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से जो है आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और बिल्कुल भी जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दीजिएगा। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हल करना जो है, बिल्कुल जब आप घर में करिए, जहाँ पर भी आप बैठ के कर रहे हैं, अपने सामने टाइमर लगा के करिए। और बिल्कुल आप ये मानिए कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं घर में बैठ के भी। उसी तरह से आपको ये भी देखना है कि आपको कौन से प्रश्न करने हैं, कौन से स्किप करने हैं। ये नहीं कि घर में बैठे हुए हैं तो हम सारे ही प्रश्न हल करेंगे, भले ही वो निगेटिव मार्किंग में चले जाएँ। तो निगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से एक डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सीटें निश्चित रूप से आप जानते हैं कम है, कंपटीशन तगड़ा है, और एक से एक धुरंधर आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं जो कई सालों से प्रयासरत हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, प्रतियोगिता में बने रहना है, सफल होना है, तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी की जो है इस समय ज़रूरत है। उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा जो मैं पहले दोहराता था
कि आप इन्वेस्टमेंट उस एरिया में करें जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, यानी जो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट का जो है, जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, वही जो है हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी में भी चलता है। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमको कोई किताब उठानी है और एक तरफ से शुरू हो जाना है। जब सब कुछ नहीं पूछा जाता है तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 60% पढ़िए सिलेबस का, लेकिन 60% को इस तरह से पढ़िए, इस तरह से रिवाइज करिए कि 60%, क्योंकि 60% ही आपकी मेरिट तय करती है। तो 60% को आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि उस 60% से कोई समस्या जो है आपको ना होने पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को लीजिए। आपकी सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो उनको पहले एक जगह लिखिए। क्या आपने अभी तक पढ़ा है, क्या आपने नहीं पढ़ा है, क्या ट्रेंड के अनुसार आपका बचा है, उसको लीजिए। करंट पे खूब फोकस करिए, करंट से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। और करंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी और आरओ के एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैटर्न में जो डिफरेंस है वो यहीं पर आता है। और ये जो है डिफरेंस कि जब समीक्षा अधिकारी का पेपर इतना एनालिटिकल आया था, तो निश्चित रूप से आपका भी पेपर एनालिटिकल आने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा जो आप चाहते थे कि इस समय स्ट्रेटजी में आपको बताया जाए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाकी चैनल पर इससे संबंधित, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं, और जो भी हम लोगों से संभव है अंतिम 1 माह में आपको जो है पूरी तरह से चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे हम लोगों ने आरओ में दिन रात एक करके लगातार जो है आपको तैयारी कराई थी, उसी तरह से जो है कराया जाएगा। और मन में कोई भी हताशा निराशा का भाव मत रखिए। इस समय जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो केवल और केवल पीसीएस पर फोकस करिए। अभी अगर जो है अन्य एग्ज़ाम्स के बारे में बिल्कुल भूल जाइए और निश्चित रूप से अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं, फिर थोड़ा सा जहाँ पर और स्ट्रेटजी और मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ फिर हम हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।